good evening, everyone. A warm welcome to our dear guests, virtual session of Ek Mulaqat, organized by Prabha Khaitan Foundation. In these unprecedented times, the world is adapting to a new normal. Foundation salutes everyone's spirit of rising to the challenge, and to keep the morale of patrons and members soaring, it has reformatted its session to go virtual so that no one misses out on listening or interacting with renowned personalities. Nearly 35 cities in India and abroad are connected under the Foundation's umbrella and is dedicated towards initiating programs and campaigns to the upliftment and well-being of women through diverse literary and cultural activities. एहसास विमेन इंडिया की ओर से मैं श्रद्धा मूडिया उदयपुर से आपका स्वागत करती हूँ। तुम बन जाओ नदी गंगा सी, तुम बन जाओ नदी गंगा सी, मैं शहर बनारस बन जाऊं, लग के तुम्हारे किनारे से मैं शहर पवित्र बन जाऊं। ऐसे प्राचीन शहर जहां भगवान महादेव की छाया है और मोक्ष की उपलब्धि भी, ऐसे सांस्कृतिक स्थल के संगीतमय और मंगलमय बनारस घराने से आज इस सत्र की गरिमा बढ़ाने हमारे समक्ष हैं पद्म भूषण से अलंकृत पंडित राजन जी और पंडित साजन जी मिश्रा। शास्त्रीय संगीत को अपना जीवन समर्पण कर उसे ही अपनी भक्ति मानने वाले ऐसे गुरुओं को मेरा प्रणाम। मैं हृदय से आपका स्वागत करती हूँ। आप दोनों ने छोटी उम्र में ही अपने पिताजी पंडित हनुमान प्रसाद मिश्रा जी और चाचा जी पंडित गोपाल प्रसाद मिश्रा जी से संगीत शिक्षा प्राप्त कर संगीत जगत में एक अनूठा इतिहास रचा है। ख्याल शैली में समृद्ध, ब्रिज अवधि में निपुण, राग की शुद्धता में माहिर और विश्व विख्यात गायकी से आपने शास्त्रीय संगीत का परचम बहुत ऊंचा फहराया है। कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित जैसे पद्म भूषण, तानसेन अवार्ड, ओमकारनाथ ठाकुर अवार्ड, काशी गौरव, यश भारती और अनेकों उपलब्धियां प्राप्त कर आपने भारतीय संगीतकारों का गौरव बढ़ाया है। आपके लिए कहा गया है, A duet as good as a solo, दो जिस्म एक रूप। आप दोनों संगीत विधा के श्रेष्ठ प्रतिमान ही नहीं बल्कि दुर्लभ भ्रातृत्व भाव के भी संरक्षक हैं। आज के कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति हमारा सौभाग्य है और मैं समझती हूँ आज विभिन्न जगहों से जुड़े सभी लोग उत्सुक हैं स्वयं आपसे आपके जीवन और संगीत साधना के सफर को सुनने के लिए। संगीत की सनातन नगरी काशी से जो धारा प्रवाहित हुई, ठीक वैसे ही लखनऊ की बिंदाबन घराने के शिखर पुरुष बिरजू महाराज की सुपौत्री कथक की जानी मानी कलाकार शिंजिनी कुलकर्णी जी भी हमारे साथ हैं। इन्होंने अपनी नृत्य कला से बहुत प्रशंसा बटोरी है। कथक को प्रचलित और जीवित रखने में इनका बड़ा योगदान है। शिंजिनी जी जो एहसास वुमन नोएडा भी हैं, आज शाम की बातचीत पंडित राजन जी और पंडित साजन जी के साथ करेंगी। धन्यवाद। ओवर टू यू शिंजिनी जी। श्रद्धा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर इंट्रोडक्शन आपने दिया है एंड वी आर स्टार्टिंग ऑन सच अ ब्यूटीफुल नोट। आई वुड लाइक टू फर्स्ट thank Pandit Rajan Mishra ji and Pandit Sajan Mishra ji for joining us today. It is such a joy to be talking to you in a formal setup. This is probably the second time I'm interviewing you in a formal setup, and it gives me such joy to be able to get some words of wisdom each time that I talk to you like this. पंडित जी, मेरा पहला सवाल आप लोगों से ये है, और पहला सवाल मैं बड़े पंडित जी को चाहूंगी कि वो इसका जवाब दें कि बनारस का जिक्र हमेशा होता है जब आपकी बात होती है, एंड बनारस has been a city that has given us some of the biggest legends of Indian classical music and dance, and you have over time become synonymous with the culture of the city. And in legends के साथ साथ extremely talented artists are found in the city.
who may or may not have found their national and international recognition. तो ये जर्नी जो आपकी रही, जहाँ पे आप उस शहर से, उसके कल्चर से तो बहुत जुड़े रहे, पर नेशनली और इंटरनेशनली भी आपने बहुत फेम एंड रिकग्निशन पाया, ये बैलेंस कैसे मेंटेन कर पाए? और साथ ही दूसरा इससे जुड़ा हुआ सवाल ये है कि आपके आपकी जानकारी से क्या वजह होगी कि हर टैलेंटेड आर्टिस्ट को, हर स्किल्ड आर्टिस्ट को, हर रियाजी आर्टिस्ट को वो नेशनल इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं मिल पाता जो वो शायद डिजर्व करता है? संजनी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे बात करके। पहले तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो स्क्रीन पे। हमारा बहुत आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। और तुम भी एक अच्छी अदाकारा हो, अच्छा एक अच्छा नृत्यांगना हो, अच्छी नृत्यांगना हो। बहुत बहुत आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। ये सवाल जो तुमने पूछा है, इस सवाल का एक ही जवाब है। जवाब इसका यही है कि जब हमसे कार्य करते हुए कर्ता भाव से हम मुक्त हो जाते हैं, तब वो अपना काम करता है, ऊपर वाला। और जब हम ये समझ के करते हैं कि हम ही कर रहे हैं, तो वो ऊपर वाली की कृपा थोड़ी कम हो जाती है। तो हम लोगों ने जो भी जर्नी की, जो भी शिक्षा लिया और जो भी किया, तो ये समझ के किया कि हमारे गुरुओं का आशीर्वाद है, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, हमारे प्रभु माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। तो वो जो आशीर्वाद है और हमारे श्रोताओं का आशीर्वाद है, वो हमें इतना ऊंचा लेके गया। और अभी भी हम आशीर्वाद के खोज में लगे ही हुए हैं। तो यही हम चाहते हैं कि सभी कलाकारों को ऐसा भाव रखना चाहिए कि काम तो हम करेंगे, लेकिन मर्जी उसकी होगी। इस भाव से हमने अपने साधना की हमने। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही सुंदर बात है और कई रूप से आध्यात्म से जुड़ी हुई है, जो कि आपकी म्यूजिक में हर तरह से झलकती भी है। मैं जानती हूँ कि आप पर्सनली ओशो फिलॉसफी को बहुत मानते भी हैं, और उसके अलावा भी बहुत साहित्य से जुड़े हुए हैं। तो वो चीज़ आपके जवाब में भी झलक रही है आज। मैं छोटे पंडित जी आपसे जानना चाहूंगी कि आपने अपने पिताजी और चाचा जी दोनों से ही अपनी तालीम पाई है, and both of them were Sarangi virtuosos. Apart from that, you have also gotten mentorship from Bade Ramdas ji, and this has been an interesting kind of training because vocal music के साथ साथ सारंगी वादन के एक रंग को भी आपने अपनी तालीम में पाया है। आपको क्या क्या लगता है कि जब आप सीख रहे थे, तो क्या सारंगी वादन के ढंग से गायकी सीखने के कारण आपके अपने गायकी के स्टाइल में एक अद्वितीय रंग जुड़ गया कहीं पे? बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चूंकि सारंगी वादक एक ऐसे कलाकार होते हैं जो कि सभी बड़े गायकों के साथ को बजाते हैं, तो सभी का रस उनके अंदर में आ जाता है। और हम लोग को ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला कि हमारे पिताजी चाचा जी बहुत ही रिनाउंड सारंगी प्लेयर थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर सारंगी वादक को गाना आना ही चाहिए। इसलिए पिताजी चाचा जी की जो तालीम हुई, 8-10 साल की जो तालीम हुई, वो गाने की भी हुई और उसके साथ साथ सारंगी की हुई। तो जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला सीखने का। और बहुत सारा जो बंद दरवाजे होते हैं दिमाग के, वो खुल गए। क्योंकि पिताजी चाचा जी हमेशा ये कहते थे कि जो भी बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, उनके विजन को भी तुम लोग अपनाओ और कहीं बायस्ड मेंटलिटी में मत रहना कभी भी कि हम इसी घराने के हैं तो इसी चीज को देखेंगे। तो
उनका जो ये खुलापन था, उन्होंने हम लोगों को बहुत खोल दिया, ओपन कर दिया। और वो गुलाब के ब्रंच बन I think we're having a little bit trouble with Pandit ji's network. प्रकृति ने ही सब कुछ दिया हुआ है, सारे स्वर दिए हुए हैं, और यही प्रकृति ने ये फूल पौधे भी दिए हुए हैं। ये कितने खूबसूरत हैं, तो उतना खूबसूरत अपने गाने को बनाने की कोशिश करो। हम लोग लगे हुए हैं इस प्रयास में कि हमारे गाने में खुशबू आए, लोगों को पसंद आए, लोग अपना ब्लेसिंग्स दे और बड़े लोगों का ब्लेसिंग्स मिलता रहे। इसी प्रयास में हम लोगों की यात्रा अभी तक जारी है। मैं बहुत माफी चाहती हूँ, बीच में आपका इंटरनेट रुक गया था तो हम लोग सुन नहीं पाए बीच के कुछ बातें जो आपने हमसे शेयर करी। अगर आप चाहें तो दोहरा सकते हैं। हाँ, मैं फिर से बोल देता हूँ। अभी ठीक है? पहले अभी ठीक है इंटरनेट? जी, अब बिल्कुल ठीक है। मैं यही कह रहा था कि बहुत ही अच्छा प्रश्न किया तुमने। हम लोग बहुत लकी हैं कि इतने बड़े कलाकार के घर में जन्म लेना हुआ, और बहुत ही विचारवान टीचर हमारे फादर और अंकल हुए, जिन्होंने कभी भी ये हम लोगों को बंधन में नहीं रखा कि तुम लोग बंध के रहना। एकदम ओपन कर दिया उन्होंने। और जितने भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े गायक थे, फैयाज खां साहब, केसर भाई जी, रोशन आरा बेगम, सभी के साथ उन्होंने बजाया, ओमकार नाथ ठाकुर जी के साथ में। तो सब के भाव उनके अंदर में आ गए थे, और उन भावों को हम लोगों को बताते थे, अपनी बातों में समझाते थे कि देखो फला आदमी का, फला पंडित जी का, फला उस्ताद की ये विशेषता थी, तो इन विशेषताओं पे भी गौर करो तुम लोग। और एक फूल का ब्रंच मत बनो कि तुम सिर्फ गुलाब के ही एक ब्रंच बन गए या रजनीगंधा के ब्रंच बन गए। तुम लोगों को गार्डन बनना है, बगीचा बनाना है अपने गाने को। तो इन सब बातों से बहुत प्रेरणा मिली, और उसी प्रयास में है कि हम लोग एक गुलदस्ता की तरह, उसमें तरह तरह के फूल हों, और उस गुलदस्ते को हम अपने श्रोताओं के समक्ष ले जाएं, और वो खुशबू जो है गाने के द्वारा उनको प्राप्त हो, और उससे उनका स्नेह आशीर्वाद मिलता रहे, और हर बड़ों का, हर छोटों का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे। इसी प्रयास में हमारी जर्नी अभी जारी है। सुंदर सोच है ये। मुझे इतने बड़े बड़े कलाकारों का नाम सुन के ही रोए खड़े हो जाते हैं जैसे, वैसा मुझे महसूस हो रहा है। और आज सचमुच मेरे लिए एक बड़ी ऑनर की बात है कि आप लोगों से इस तरह से इतनी बातें जानने की। मैं होपफुली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कॉन्सर्ट, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इवेंट आपसे कुछ इसके एनेक्डोट्स भी शेयर करने के लिए कहूँगी, ताकि ऑडियंस भी जान पाए कि कैसा होता है एक आर्टिस्ट के लिए लाइफ जब वो एक घराने से बिलोंग करते हैं। To follow up on the question that I asked Chote Pandit ji, I want to put up my next question, which is, you moved to Delhi at a very young age. You were barely in your early 20s when you moved to Delhi, and this is probably the time when you require a lot of guidance and mentorship, because you were starting to get your national and international recognition at this age, and you had moved out of Banaras away from your family. Who do you see as that one person or one figure in your life who became your mentor after moving to Delhi, other than your gurus? We came in Delhi in 1972, and permanently I came in 1973, and we have applied for the gradation of radio Akashvani, and we will क्या हो रहा है जी, अब हम सुन पा रहे हैं। सुन पा रहे हैं जी, आप सुन पा रहे हैं। तो आकाशवाणी ने
हम लोगों के इस जर्नी में बहुत बड़ा एक रोल निभाया, क्योंकि उन दिनों में रेडियो ही एक माध्यम होता था जिसको लोग सुनते थे। और पहले ही बार में हम लोगों को ए ग्रेड मिला ऑडिशन में, तो वो एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई। और उसके बाद श्री सतगुरु जी जगजीत सिंह जी महाराज, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला, जो हमारे मेंटर के रूप में उन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया और आशीर्वाद दिया, जिसके फलस्वरूप हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए। और हमारे पिताजी, चाचा जी और बड़े बुजुर्गों का तो पूरा सहयोग था ही, उनका तो आशीर्वाद था ही। लेकिन ये दो बातें मैं बताना चाहूँगा कि श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी महाराज और आकाशवाणी, ये दो लोगों ने हम लोगों के जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाया है। ये बड़ा ही interesting point here to know the fact that Akashvani or Doordarshan at those times, which was so prestigious for artists, had become a deciding factor for so many artists who moved from smaller towns to Delhi, and then places like Delhi became the center for music and dance. I know many other artists who moved from Lucknow and Banaras, wanting to make a name for themselves primarily because of Akashvani radio and Doordarshan being here in Delhi. So, Pandit ji, I want to ask you another question, which is, आप लोग एक उस समय को भी देखे हैं जहां दिग्गज कलाकार अपने चरम पे थे और एक अलग ही तरह का प्योर म्यूजिक उस समय सुना जाता था, पुराने तरीके की बैठकी महफिल और बड़े बड़े कलाकारों का नाम जो अभी छोटे पंडित जी ने भी लिया, उन लोगों को आपको सुनने का भी मौका मिला है और सामने से देखने का मौका भी मिला है. And at the same time, you're also one of the senior most artists who have accepted online platform in the current times to perform and further disseminate Indian classical music and dance. आपको क्या लगता है कि क्या ये सही राह की तरफ एक कदम है, या ये सिर्फ उस समय तक के लिए ठीक है जब तक कि हम इस पैंडेमिक के साथ जूझ रहे हैं और उसके बाद इसका यहीं पे अंत हो जाना चाहिए ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स का, क्योंकि हो सकता है कि लॉन्ग रन में इसमें क्लासिकल म्यूजिक की प्योरिटी शायद थोड़ी कम हो जाए? ऐसा नहीं है, अभी समय की मांग है और इसलिए ऑनलाइन कॉन्सर्ट इज वेरी सक्सेसफुल। लेकिन अभी आपने देखा कि बीच बीच में इंटरनेट कनेक्शन जा रहा है, आ रहा है, तो ये लाइव कॉन्सर्ट में नहीं होता है। लाइव कॉन्सर्ट में आप सामने बैठ के कलाकार को सुनते हैं और उसके आव भाव देखते हैं, तो इसमें और ऑनलाइन कॉन्सर्ट में यही फर्क है। तो ऑनलाइन कॉन्सर्ट होते रहे, अच्छी बात है, लेकिन जो लाइव कॉन्सर्ट का आनंद है, जो वो एक्विस्टिक है, जो साउंड है, जो इतने पब्लिक बैठ के सुनती है, वाह वाह करती है, आहा करती है, ये सब ऑनलाइन कॉन्सर्ट में संभव नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन कॉन्सर्ट में जो भी आहा करेगा वो उसमें डिस्टरबेंस पैदा करता है। बीच में कोई भी बोलता है तो गड़बड़ी शुरू हो जाती है। तो ये ऑनलाइन कॉन्सर्ट का चीज नहीं है। वैसे अभी चल रहा है, बहुत अच्छा है, और हमने भी बहुत सारे ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स अभी किए हैं और अभी और भी होने वाला है। लेकिन हमारा ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी इस पैंडेमिक से हम लोगों को मुक्त करे और फिर से हम अपने श्रोताओं के बीच में जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। छोटी पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि तब से लेके अब में ऑडियंस का अटेंशन स्पैन भी बहुत छोटा हो गया है। पहले आलाप ही 1 घंटा 45 मिनट तक चलता था और लोग और सुनना चाहते थे, और अब आजकल का जो जनरेशन है या आजकल की जो ऑडियंस है इन जनरल, वो 5-7 मिनट की वीडियो को भी ढंग से नहीं देख पाता। ये अटेंशन में कमी आ गई है।
तो क्या आपको ये लगता है कि क्लासिकल को इसके साथ अडाप्ट करने की जरूरत है, या हमें अपने हिसाब से ही चलना चाहिए और ऑडियंस अपनी टेस्ट को क्लासिकल के हिसाब से बदलेगी? ईश्वर की बड़ी कृपा है कि आज के समय में भी हम लोग 1 घंटा से कम एक राग को नहीं गाते हैं। और तुमने भी देखा होगा कि कमानी हाउसफुल होता है जब हम लोगों का कार्यक्रम होता है, तो एक राग 1 घंटा सुनाने के लिए तुम्हारे पास मटेरियल होना चाहिए, तुम्हारे स्वरों में सच्चाई होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से ऑडियंस जो है वो अच्छी चीजों की चाहत में रहता है, तो उसको जरूर अच्छा लगता है, तभी वो सुनते हैं। और मिनिमम हम लोगों का कॉन्सर्ट जो होता है 1.5 से 2 घंटे का होता है मिनिमम, और खास करके महाराष्ट्र वगैरह में तो 2.5-3 घंटे का मिनिमम कॉन्सर्ट होता है, 5-5 घंटे का कॉन्सर्ट होता है। तो ऐसी बात नहीं है कि वो छोटे छोटे रागों को सुनना पसंद करती है, बशर्ते तुम्हारे संगीत में वो डेप्थ हो और तुम उनको पकड़ सकती हो, तो निश्चित रूप से वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। और आज का युवा वर्ग इससे बहुत जुड़ रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। और काफी सारे यंगस्टर्स जो हैं वो आते हैं कॉन्सर्ट्स में, और वो मिलते हैं और वो कहते हैं कि जो संगीत, आपके संगीत में जो हमको शांति मिल रही है वो बहुत अद्भुत है। आपके संगीत में कुछ न कुछ ऐसी प्योरिटी है, कुछ ऐसा जादू है। हम लोग यही कहते हैं कि ये जादू हमारा नहीं है, ये हमारे गुरुओं की कृपा है, माँ सरस्वती की कृपा है। हम लोग तो सिर्फ एक निमित्त हैं, एक जरिया हैं, और उस जरिए से हम अपने संगीत को आराधना भाव से उसको प्रकट करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप तक वो बात पहुंच रही है तो हमारे लिए, हमको भी ऐसा लगता है कि हम भी बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे लोगों तक हम लोग जुड़ पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आप दोनों से अगला सवाल पूछना चाहती हूँ और थोड़ा सा निजी है। आप लोगों की ट्रेनिंग जब हुई अपने पिताजी और चाचा जी के पास, और आपके अगले जनरेशन में घर में 3 बेटे हैं जो गाना गाते हैं, उनकी ट्रेनिंग में क्या फर्क आया है? क्योंकि आप लोग इतना ट्रैवल करते हैं, तो आपकी ट्रेनिंग से उन लोगों की ट्रेनिंग कितनी फर्क हुई है, और साथ में आप दोनों के बीच में ज्यादा कौन सिखाता है? ज्यादा तो बड़े पंडित जी सिखाते हैं, क्योंकि वो मेरे भी गुरु हैं, मेरे गुरु तुल्य बड़े भाई हैं। और रही बात उन लोगों की तालीम की, तो होता क्या है कि जिस घर में संगीत का माहौल हो वो हर वक्त वो सुनते रहते हैं। कभी कोई रिकॉर्डिंग्स चल रही है घर में, कभी बड़े भाई साहब सुन रहे हैं तो वो भी सुन रहे हैं। और तालीम की जो बात होती है वो बेसिक, अगर आपको अगर लाइन समझ में आ जाए, तो हम अगर बाहर भी हैं तो भी आप उस लाइन पे अगर चलेंगे तो आप सही रास्ते जा रहे हैं। तो तीनों भाइयों की, रितेश, रजनीश और स्वरांश का, ये बहुत बड़ी कृपा रही मेरे पिताजी की, चाचा जी की, कि उन्होंने वो लाइन बना दिया और उस लाइन पे वो लोग चल रहे हैं। और ये करने की विद्या है, जितना आप करेंगे, जितना विनम्रता रहेगा, उतना आप आगे बढ़ेंगे। तो खुशी इस बात की है कि वो परंपरा का निर्वाह करते हुए गा बजा रहे हैं, और कहीं भी कोई ऐसा वो काम नहीं करते हैं जैसे आजकल के बच्चों का मन जो है, रुचि नहीं रहती है वो कहीं और किसी के साथ फ्यूजन करना या किसी के साथ वो करना। तो उनका परंपरागत रूप से संगीत से जुड़ाव है, और उम्मीद है कि उस परंपरा को वो आगे ले जाएंगे। हमारे जो बेटे हैं स्वरांश, वो थोड़े अलग विचार के हैं। वो क्लासिकल को भी उतना ही प्यार करते हैं जितना वो अपने कंपोजिशंस को और वेस्टर्न म्यूजिक को, तो हर तरह का म्यूजिक वो करने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छे लिरिसिस्ट भी हैं, लिखते भी हैं। तो लिखने वाले के भाव में वो अपने कंपोजिशंस को करते हैं। तो ये अपना उनका स्वतंत्र विचार है, और हम लोगों ने कभी भी किसी के ऊपर ऐसा नहीं थोपा कि आप संगीतकार के परिवार में जन्मे हैं तो आप संगीत ही करिए। आपकी अपनी जब तक रुचि नहीं होगी तब तक आप उस कार्य को कर नहीं सकते। तो उम्मीद है कि हमारी परंपरा को रितेश, रजनीश, स्वरांश आगे ले जाएंगे, और आप सभी सुनने वालों से भी यही प्रार्थना करेंगे कि उनको दुआएं दें।
यही। वो तो घर में जब इतना भंडार हो कला का, तो सभी अलग अलग रंग के फूल वहाँ खिलना लाजमी है। तो आई एम नॉट सरप्राइज एट ऑल दैट एवरीवन इन द फैमिली इज सो टैलेंटेड एंड इज सच अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट इन देमसेल्व्स। मैं एक चीज बड़े पंडित जी से जानना चाहती हूँ कि आप एज अ गुरु बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि मैं पर्सनली आपसे बहुत डरती हूँ। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप जब बैठते हैं गुरुकुल में, जो कि देहरादून में वैसे है, पर आप दिल्ली में भी अपने कुछ स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं। बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं आपके, क्योंकि आप बहुत चूजी हैं कि आप किनके साथ उतना समय बिताएंगे जो लोग बहुत सीरियस हों। तो क्या आप बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, या जब स्टूडेंट्स अच्छा काम करने लगते हैं, जब डिसाइपल्स सचमुच मेहनत करने लगते हैं, तो फिर आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं उनके साथ? बिल्कुल। देखिए, ये विद्या ऐसी है कि जब तक आपके शिष्य आपकी परंपरा को चलाते हैं, तब तक वो कलाकार मरता नहीं है। हमारे बाद भी हमारे शिष्य, हमारे बेटे, ये अगर हमारे ही गायकी को चलाते रहेंगे, तब तक हम लोग जिंदा रहेंगे। भले ही हम शरीर में नहीं हों, फिर भी हम जिंदा रहेंगे। तो हमारी जो अपेक्षा होती है स्टूडेंट्स से, कि जिस हिसाब से, जिस विनम्रता से, जिस भाव से हमने सीखा है, उसी भाव से वो भी सीखें। और हमें भी बहुत स्ट्रिक्ट रूल में नहीं सिखाया गया है, हमें बड़े प्यारपूर्ण रूप में सिखाया गया है। पिताजी हमारे कहते थे, हम लोग को क्रिकेट खेलने का शौक था, फिल्में देखने का शौक था, पढ़ाई करते थे, बीएचयू में पढ़े, एमए तक पढ़े, सब कुछ हुआ। वो कहते थे कि सब कुछ करो, लेकिन 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम अपना संगीत कर लो। तो वो पूजा की तरह, पहले मन नहीं लगता था जब हम लोग छोटे थे, तो एक ही चीज को रिपीट करना। अब कोई अलंकार को लेके चल रहे हैं तो 100 बार, फिर 200 बार गाना है उसको, उसमें बड़ी ऊब होती थी और ज्यादा गाने का मन भी नहीं होता था। ज्यादा मन होता था कि चलो मैदान में क्रिकेट हो रहा है, वहां अपना खेलते हैं, पतंग उड़ाएंगे, ये करेंगे, हॉकी खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे। तो उस समय वो बोलते थे कि जिस दिन सुर से इश्क होगा तुम्हारा, उसी दिन तुम्हारा रियाज शुरू होगा। तो जब सुर से थोड़ा थोड़ा इश्क होने लगा, तो हमारा रियाज शुरू हो गया। फिर 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा जो भी है। तो वो इश्क जो है हमारे शिष्यों में जब हमें दिखता है, तो बड़ी प्रसन्नता होती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, शिष्य गुरु का जो संबंध है, वो बड़ा एक सेटिस्फैक्टरी संबंध है। और गुरु जो है मंत्र के रूप में बात करता है, एक मंत्र देता है, और उस मंत्र का मतलब बहुत बड़ा होता है। जैसे मैं अपने सारे शिष्यों को बोलता हूं कि तानपुरा सुनो। अब तानपुरा सुनना जो है एक मंत्र है। अब तानपुरा जो सुनने लगता है, उसका सुर पक्का होने लगता है। और उसका कारण क्या है कि तानपुरा सुनने का मतलब है कि आप अवेयर हो गए, आप अलर्ट हो गए। कितने गायक वादक हैं, गाते समय उनका हाथ जो है इतनी तेजी से चलता है। ये ऐसे भी तुम देखोगी कि बहुत से लोग बैठे हैं तो पैर ऐसे ऐसे हिल रहा है, तो दे आर नॉट अवेयर। कई कई लोगों का ऐसा आदत होता है कि ऐसे करते हैं, बीच बीच में ऐसे ऐसे करते हैं, उनको पता नहीं चलता कि मैं कर रहा हूं, क्योंकि दे आर नॉट अवेयर। लेकिन जब ये हम फाइन आर्ट कर रहे हैं, तो वी शुड बी वेरी वेरी अलर्ट एंड अवेयर व्हाट वी आर डूइंग। और उसका कंसंट्रेशन तानपुरे से होगा। अगर तानपुरे का ड्रोन जो है वो लय में चल रहा है और आप गायकी गा रहे हो, तो आप संतुलित गाना गाओगे। आपको पता होगा कि हम क्या गा रहे हैं।
कई लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि हम क्या गा रहे हैं। वो एक लाइन बता दिया, गुरुजी ने एक चीज कर दिया। किसी भी विद्या में, चाहे सितार हो, चाहे नृत्य हो, चाहे तबला हो, चाहे गाना हो, जब कलाकार अपने ही विद्या से अपने को खुश करता है तो वही कर सकता है जो अवेयर होता है। जो अवेयर नहीं होता है वो बहुत रियाजी भी हो सकता है और बड़ा तैयार भी गा सकता है, डांस कर सकता है, तबला बजा सकता है, लेकिन जो अवेयरनेस वाले लोग हैं वो उसमें रस पैदा करने की कोशिश करते हैं कि गंधार है तो गंधार को कैसे लगाना है, मध्यम है तो मध्यम को कैसे छूना है, पंचम पे कैसे जाना है, धैवत को कैसे लगाना है। तो सब सुर के प्रति एक उनकी अवेयरनेस जब बढ़ जाती है तब उस सुर में धीरे धीरे महक पैदा होना शुरू होता है और वो खुशबू जो है फैलना शुरू होता है ऑडियंस में। तो जो हम आनंद ले रहे हैं वही आनंद अगर ऑडियंस को मिलना शुरू हो तो हमारा दिल और ऑडियंस का दिल एक होना शुरू हो जाता है। और जब एक हो जाता है तो उनका वाइब्रेशन जब हमें मिलता है तो हम आध्यात्मिक यात्रा पे निकल पड़ते हैं। तब हम सुर की खोज करना शुरू करते हैं और तब हमें लगता है कि ओहो निषाद थोड़ा सा और चढ़ा हुआ लगता तो और मजा आ जाता। फिर दोबारा कोशिश करते तो लग जाता है। गंधार कैसे लग रहा है, किसी भी चीज को लगाने के पहले उसको सुनने की प्रक्रिया अपने अंदर चलनी चाहिए। तो वो साधना है और वही अवेयरनेस है और वही अवेयरनेस पैदा होता है तानपुरा सुनने से। तानपुरा के बजा के गाने से तो जो होगा रियाज होगा, लेकिन अगर आप 15 मिनट सिर्फ तानपुरा सुनते हो तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपका अवेयरनेस बढ़ेगा, आपका अलर्टनेस बढ़ेगा, जो कि संगीत में बहुत जरूरी है। I mean, it speaks of the deepest research that has happened over decades, Panditji, and I almost feel enlightened, you know. इतना बारीकी से आपने एक एक सुर के बारे में रिसर्च किया है और सोचा है, और सचमुच ये बात सच है कि इस मंत्र को अगर कोई गहराई से इसके बारे में सोचे और डेप्थ में जाए इसके, तो एक कही भी गुरु की बात भी आपको 10 साल आगे अपने गायन में ले जा सकती है। आई एम सो ग्लैड कि मैं तो इस इंटरव्यू के बहाने ही इतना ज्ञान आपसे प्राप्त करवा रही हूँ। आप दोनों से ही मेरा ये सवाल। इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि हमारा जो विधा है, जो जोनर है, वो गाना है, लेकिन हम सिर्फ गाना से ही नहीं सीखते, हम डांस से भी सीखते हैं, हम सरोद से भी सीखते हैं और हम सितार से भी सीखते हैं। हम हर विधा से सीखने का कोशिश करते हैं, चाहे सारंगी हो, चाहे डांस हो, चाहे तबला हो। हर चीज की जो एक फाइन जो ट्यूनिंग है, फाइन जो चीज है, कलाकार के दिल से निकला हुआ चीज, उसको खोजने का कोशिश करते हैं। तो वो जब रिसेप्शन चालू हो जाता है तो वो रिसेप्शन अंदर घुसने लगता है। हम किसी को सुनने जाते हैं, देखने जाते हैं कोई प्रोग्राम, तो ये सोच के जाते हैं कि कुछ वहां से लेके आएंगे। हम ये नहीं दिखाने जाते कि हम यहाँ प्रेजेंट हैं तो हमारा प्रेजेंस होना चाहिए। वो एक अलग बात है। हमें लोग आदर करते हैं, प्यार करते हैं, आगे की सीट पे बैठाते हैं, लेकिन हमारा भाव ये होता है कि हम छोटे से छोटे कलाकार को भी सुने तो उससे भी 2 बातें हम वापस लेके आए घर। ये हर आर्टिस्ट को चाहिए कि जहां ओशो कहते हैं कि जहां तुम झुके वहीं सामने ही तुम्हारा गुरु खड़ा है। झुकने की कला बस सीख लो तो गुरु की कमी नहीं है। पेड़ पौधा, चिड़िया, पानी, आकाश, बादल, हवा, सब कुछ तुमको सिखाने लगेगा, लेकिन झुकने की कला सीख लो। क्या बात है, ब्यूटीफुल। ओके पंडित जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ इन कंटिन्यूएशन टू व्हाट योर एल्डर ब्रदर जस्ट
spoke about spiritualism. आप दोनों की लाइफ का बहुत ही बड़ा हिस्सा है, और आज से नहीं, जब से मैं आप लोगों को जानती हूँ तभी से मैंने देखा है कि आप लोग आध्यात्मिक का एक बहुत बड़ा अंग अपने गायकी में दर्शाते हैं. But today is also a time where music is taking a very corporate look. Corporate shows हो रहे हैं, event managers आ गए हैं, artist management agencies आ गई है, और हर तरह से बड़ा business वाला माहौल धीरे धीरे concerts के आगे पीछे बनने लगा है. So आप how do you manage to keep your spiritualism intact around the paraphernalia that is slowly developing with all the corporate influences that have come? आप अपने म्यूजिक को उस सब से दूर कैसे रखते हैं, और फिर भी आज की जो मांगे हैं कि टेक रन होना है, एक साउंड इंजीनियर की जरूरत है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे पब्लिसिटी होनी जरूरी है, इन दोनों के बीच का बैलेंस आप लोग कैसे मेंटेन करते हैं? एक्चुअली क्या है संजनी, कि बहुत बड़े कॉरपोरेट प्रोग्राम हो या स्पीक मैके, एक उदाहरण के तौर पे स्पीक मैके छोटे छोटे बच्चों के साथ शेयर करता है म्यूजिक को, जो कभी उनको एक्सपोजर नहीं मिला हुआ है. तो वहाँ भी हम लोग जाते हैं तो वहाँ भी हमारा आध्यात्मिक ही भाव होता है, और वो इसलिए भाव उत्पन्न होने लगता है क्योंकि पहली बात तो ये है कि हम अपना संगीत शुरू करने के पहले माँ सरस्वती से प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने गुरु लोगों का आवाहन करते हैं. और भले ही हमको 15 मिनट ही गाना हो, क्योंकि बच्चों के बीच में गाना है, लेकिन उसमें भी तुमको पूरा ऐसा लगेगा कि एक टोटल परफॉर्मेंस हो रहा है. तो ये भाव अगर आप हर जगह मेंटेन रखती हैं, चाहे वो स्पीक मैके का प्रोग्राम हो, चाहे किसी मंदिर में आप गा रहे हो, चाहे आप कमानी ऑडिटोरियम में गा रहे हैं, चाहे आप टाटा जी के घर पे गा रहे हैं, बिरला जी के घर पे गा रहे हैं, तो वो आप अपना स्वभाव जो है अगर नहीं बदलते हैं तो वो उनसे, वो जो लोग कॉर्पोरेट वाले हैं वो भी जुड़ते हैं, स्पीक मैके के बच्चे भी जुड़ते हैं, मंदिर के पुजारी भी जुड़ते हैं. बिकॉज आप योर भाव, अगर आपके भाव सच्चे हैं और आप प्रार्थना के भाव में हो, तो ये हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम कहाँ गा रहे हैं, क्योंकि हम अपने लिए गा रहे हैं. हमारे अंतर में जो परमात्मा बैठा हुआ है उसको रिझाने के लिए गा रहे हैं, माँ सरस्वती की आराधना कर रहे हैं. तो जब ये भाव आपके अंदर में आ जाता है, हम लोग भी बहुत सारे बड़े बड़े कॉरपोरेट शो किए, बहुत होता ही रहता है सबके जीवन में, लेकिन उसमें बस भाव आपका अगर सच्चा है और आपकी अभिव्यक्ति अच्छी है, आप किसी चीज को अभिव्यक्त करने में सफल होते हैं, तो हर तरह के लोगों के बीच में वही संदेश जाता है जो एक स्पीक मैके के बच्चों के बीच में जाता है और जो एक बड़े पूंजीपति लोगों के बीच में जाता है. तो चूंकि हमारी अपनी भावनाएं जो हैं वो स्वयं के लिए हैं, कि जब हम लोग तानपुरा मिला लेते हैं और धोती कुर्ता पहन के जब बैठते हैं तो फिर वो अपनी प्रार्थना चल रही है. आप उसमें भागीदार बनना चाहें तो मोस्ट वेलकम है, और अगर आपको नहीं भा रहा है तो आप चुपचाप धीरे से उठ के जा भी सकते हैं. उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हम अपने अंतर में बैठे हुए परमात्मा को श्रृंगार कर रहे हैं और उनको अपना स्वर से सज्जित करने का प्रयास कर रहे हैं. मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई भी ऐसा हुआ हो जो ये 1 मिनट का भी आपका गायन मिस करके उठने की इच्छा रखा हो, या ऐसा ख्याल भी उसके मन में कभी आया हो. ये आप लोगों की ह्यूमिलिटी है कि आप अपने आप को इतना सिंपल रखते हैं, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज सो एंड्यूरिंग अबाउट बोथ ऑफ यू. यूजुअली हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन सिर्फ 15 मिनट का होता है, बट मैं आज थोड़ा जल्दी शुरू कर रही हूँ क्योंकि इतने सवाल आए हैं, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी चीजें जानने की इच्छा है. और इसके बाद मैं भी एक सवाल अलग से जो क्वेश्चन आंसर्स में मैं रखना चाहती थी वो पूछूंगी. तो एक सवाल आया है जिसमें कि वो जानना चाहते हैं कि why the two of you do duet singing when both of you are individually such excellent singers? ये प्रेरणा हमारे गुरुओं का था
और इसमें बहुत बड़ा एक विजन था उनका कि हम दो भाई हैं और दो ही भाई हैं, एक हमारी बड़ी बहन है, भाई में हम लोग दो ही हैं। तो उन्होंने बचपन से हम लोगों को युगल गायन में रखा और उनका ये विजन था कि अगर ये साथ में गाएंगे तो साथ में रहेंगे भी। तो अभी तक भगवान की कृपा से वो जो है साथ में रहना, साथ में गाना, साथ में खाना, साथ में जोक करना, साथ में पिक्चर जाना, साथ में वो जो साथ है वो अभी तक प्रभु की कृपा से बना हुआ है। तो ऐसा हमारे बुजुर्गों का, हमारे गुरुओं का सोच था कि युगल गायन, और युगल गायन की परंपरा बहुत पुरानी है, नई नहीं है। और युगल गायन का मतलब है कि सहगान, कॉम्पिटिटिव नहीं है, हमारा एक दूसरे से कंपटीशन नहीं है, वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। उसमें उसको युगल गान नहीं कह के सहगान कहा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर दो आदमी मिलके सहगान कर सकते हैं तो 100 आदमी मिलके भी कर सकते हैं। तो ये भाव है ये युगल गान के पीछे। और हमारे पिताजी ने, चाचा जी ने ऐसा ही सोचा, तो बचपन से हम लोग को युगल गान में उन्होंने डाला और आज भगवान की कृपा से हम लोग युगल गान कर रहे हैं। युगल सब चीज हो रहा है, युगल जुगलबंदी में सब चीज होता है। Beautiful and such a far-sighted thought on the count of your father. And it's even more beautiful to know that your next generation is also carrying it forward, where Ritesh Bhaiya and Rajneesh Bhaiya are also singing together Yes, and carrying that legacy of Mishra Bandhus forward. right. इस एक और सवाल है कि दिस इज बाय दीपांजन फ्रॉम मुंबई एंड the question is, what is your opinion about fusion music nowadays? Many senior classical musicians are also doing fusion. Will it be a good contribution or will it dilute the purity in the long run? Fusion is a very, very old thought. ये जो आज हम ग्लोबल विलेज कहते हैं अपने को, आज हम टेक्नोलॉजी से पूरे वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये फ्यूजन है। हम उनकी अच्छी बातें, उनकी अच्छी आदतें, उनके अच्छे खाने, टाइम, डिसिप्लिन, ये सब सीख रहे हैं और हमारी अच्छी बातें वो लोग सीख रहे हैं। तो ये भी फ्यूजन है। हमारा जो अध्यात्म है वो वेस्ट वाले सीख रहे हैं और उनका जो डिसिप्लिनरी जो चीजें हैं, जैसे टाइम पे ठीक से जाना, वर्क इज वर्शिप, ये बहुत बड़ा उनका एक शिक्षा है वर्ल्ड को। वर्क इज वर्शिप। वेस्ट में 8 बजे के बाद कोई तुमको मिलेगा नहीं, तो जब वो वर्क पे जाते हैं तो वर्क करते हैं और 5 दिन इतना लगातार वर्क करते हैं, फिर 2 दिन मस्ती करते हैं। यहां वो कॉन्सेप्ट ले आने का जरूरत है। यहां 7 दिन हम मस्ती कर रहे हैं, वर्क इज वर्शिप समझ ही नहीं रहे हैं। तो ये जो फ्यूजन है, फ्यूजन का मतलब ये है कि अलग अलग संस्कृति से जो हम कुछ सीखते हैं वही फ्यूजन है। और हमारे बॉलीवुड में तो बहुत पहले से फ्यूजन होता रहा है, इतना फ्यूजन हुआ है उसमें, लेकिन स्वस्थ फ्यूजन हुआ है। ऐसे ऐसे गाने फ्यूजन नोट से बने हैं जो आज भी उतना ही पॉपुलर है जो 50 साल पहले थे। तो स्वस्थ फ्यूजन में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फ्यूजन को लेके शोर पैदा करना, नॉइज पैदा करना और खामखा फ्यूजन करके कंफ्यूजन पैदा करना, वो मुझे ठीक नहीं लगता है। ये बहुत, कि क्या ये फ्यूजन हो रहा है या कंफ्यूजन हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि म्यूजिक अच्छा होगा या बुरा होगा। एक और सवाल है यहाँ पे कि सॉरी, this is by Ananya Gaur and she is asking
एक गुरु का चुनाव कैसे करते हैं? I mean, even before I put this question to Pandit ji, I would like to tell Ananya ji कि हम गुरु का चुनाव नहीं करते, गुरु हमारा चुनाव करता है, शिष्य का चुनाव करता है. But I will put this question up to Guruji, Pandit ji, and request him to answer it. Ananya ji जाना. That is very, very nice answer, Sinjani. Actually, जब शिष्य को गुरु की तलाश होती है तो गुरु को भी शिष्य की तलाश होती है. ऐसा नहीं है कि गुरु शिष्य नहीं तलाशता. तो जब ये गुरु को लगता है कि ये शिष्य बनने लायक है तो उसके अंदर उसकी भावनाएं संप्रेषित होने लगती हैं. और एक हम लोग के बनारस में बड़ी पुरानी कहावत है. क्या है वो? गुरु करे जान के, पानी पिए छान के. गुरु करे जान के मतलब पहले जान लो, परख लो, उस पूरी तैयारी कर लो गुरु के पास जाने के लिए. तो गुरु करे जान के और पानी पिए छान के, फिल्टर करके. तो पानी छान के पियोगी कभी नुकसान नहीं करेगा. गुरु जान के करोगी तो गुरु आगे ही बढ़ाएगा. बहुत ही खूबसूरत बात है ये. बहुत ही मजेदार कहावत भी सुनी है आज मैंने बनारस से. एक और सवाल है और इन्होंने अपना नाम ही मेंशन किया है, बट ये पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा से रियाज करना ज्यादा बेहतर है या अकूस्टिक तानपुरा जरूरी है परफेक्शन के लिए? इलेक्ट्रिक तानपुरा में एक प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली भारत वर्ष में मैक्सिमम फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम है. तो कभी फ्लक्चुएट जरा सा भी होता है तो वो हल्का सा बाल बराबर वो चढ़ सकता है, उतर सकता है, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक सप्लाई. आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है. कभी बहुत तगड़े से फ्लक्चुएट होगा तो चढ़ जाता है थोड़ा सा सुर, कभी एकदम हल्का सा हुआ तो उतर सकता है. तो बड़ा मुश्किल ये होता है. तो बेहतर है कि मैनुअली जो अपना तानपुरा है जिसको बजा के अगर सही मिला सकते हैं तो उसी पे रियाज करना चाहिए. पहले तो तानपुरा मिलाना बहुत ही मुश्किल काम है. उसको आपको कम से कम महीना भर लगेगा आपको अपना कान उसके साथ ट्यून करने में. जोड़ी की तार मिलाना बहुत मुश्किल है. फिर उसके बाद सड़च की तार, खड़च जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको मिलाएं. फिर पंचम या मध्यम या निषाद जो भी तार है, पहला तार, तो उसके अकॉर्डिंग आपका कान पहले बनना चाहिए और फिर उसके बाद में वो तानपुरा मिला सकते हैं. और उस तानपुरे को बजा के रियाज करने से आपका सुर बहुत पक्का होता है. बहुत सारे लोग बताते हैं कि पहले हारमोनियम से सीखो, सारे गम पध निसा बजा के गाओ, लेकिन वो भी ठीक नहीं है. सुर को छेड़ के गाना वो फिर भी ठीक है. और नहीं कुछ है तो इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा से अच्छा कोई सपोर्टिव साज है नहीं. इवन आजकल तो हम लोगों को भी मजबूरी में कैरी करना पड़ता है, लेकिन कान चूंकि इतना ट्यून अप है कि जरा सा भी वो डिसबैलेंस होता तो हमको पकड़ में आ जाता है. तो हम उसी समय उसको थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, फाइन ट्यूनिंग कर लेते हैं. तो बेहतर ये है कि जो एक्वेस्टिक तानपुरा है उस पे गाएं. बिल्कुल. मैं पर्सनली भी आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि घर पे इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा या इलेक्ट्रॉनिक नगमा यूज करना ऐसे लगता है जैसे जीपीएस यूज कर रहे हो. कि अगर रास्ता खुद से ना पता हो और एकदम से इंटरनेट आना बंद हो जाए तो बिल्कुल ही भटक जाएंगे. तो जिसका कान ऑलरेडी ट्यून्ड है फिर उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक और अकूस्टिक में कोई फर्क नहीं रह जाता. अगला सवाल लेने से पहले मैं एक आप लोगों से अपना पर्सनल सवाल पूछना चाहती हूँ. समथिंग दैट रियली मेक्स मी क्यूरियस कि अक्सर जब हम लोग रियलिटी शोज देखते हैं पंडित जी, तो वो कंटेस्टेंट्स जीता करते हैं जो लोग क्लासिकल ट्रेनिंग लेकर आते हैं. उन लोगों को बड़ी ही प्रशंसा भी मिलती है और वही लोग अक्सर विनर भी होते हैं. पर वही कंटेस्टेंट्स को जब बॉलीवुड में कोई गाना मिलता है तो वो ऐसा एक गाना होता है जिसमें शोर ज्यादा है और गायकी कम है और ना गायक के स्किल और टैलेंट का इस्तेमाल हो रहा है ना कुछ. तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह होगी
कि ऐसा अब होता है, क्योंकि आप लोगों ने खुद भी बॉलीवुड के लिए अपनी आवाज लेंड की है, बट बहुत ही सिलेक्टिव प्रोजेक्ट्स के लिए जहाँ पे बहुत ही प्योर क्लासिकल हुआ है। तो आज के जमाने में ऐसा क्यों हो रहा है कि अच्छे गायकों का भी सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा? ये टोटल कमर्शियल एस्पेक्ट है, टोटल। ये जो भी शोज हो रहे हैं उसमें आप देखिएगा कि एसएमएस से वोटिंग होता है, और वो एसएमएस जो है वो 5-6 रुपए का होता है। तो जो अपने अपने कैंडिडेट के लिए लोग एसएमएस जुटाते हैं, भेजते हैं, वो सीधे कंपनी को जाता है, उसका कुछ परसेंटेज, और कुछ परसेंटेज जो है वो टेलीफोन कंपनी को जाता है जो गाइड करता है। तो ये इतना बड़ा कमर्शियल धंधा है। उसमें क्या होता है कि जो टैलेंटेड बच्चे आते हैं, हमने इस विषय पे बहुत बार बोला है, हमने कहा है कि जब इस तरह के शोज बनाए जाएं तो इसके पहले एक लॉजिस्टिक डेवलप किया जाए, जिसमें ये सोचा जाए कि ये बच्चे को कैसे हम उपयोग करेंगे, इसका हम कहाँ कहाँ कैसे इसका कला और आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए हम बॉलीवुड में कितनी जगह रखेंगे, शोज में कितनी जगह रखेंगे, उसको हम कैसे प्रोत्साहित करेंगे, इसकी पहले योजना बना के फिर इस तरह का कंपटीशन प्लान करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता यह है कि लोग सुने हुए गाने को 1000 बार रियाज करके आ जाते हैं और गा देते हैं। हमने कई बार उसमें कहा भी है, हम लोग भी इस रियलिटी शोज में बहुत बार गए हैं। अब हमारे जमाने में तो हमने शुरू किया है, ये सारे गम जो शुरू हुआ है जी, सारे गमा जो है उसमें बहुत पहले हम लोग जज बन के कई बार गए, जिसमें सोनू जी और एंकर हुआ करते थे उस जमाने में। इवन अंताक्षरी में भी गए। हाँ, जिसमें अपने अन्नू जी थे, महाराज जी थे, पंडित बिरजू महाराज जी, हम लोग तो पंडित बिरजू महाराज जी का और राजन भैया का टीम एक था। हाँ, हमारा और पंडित उमा शंकर मिश्र जी का एक टीम था, एक टीम देबू दादा का था। तो वो सब चीजों को हम लोगों ने बहुत नजदीकी से देखा है। और उसमें कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स की, मतलब जो पार्टिसिपेंट हैं, उनकी भी अपनी मजबूरी होती कि सभी गाना तो वो याद करके नहीं आते हैं, लेकिन उनके अंदर में जो टैलेंट है उसका सही उपयोग इसलिए ये लोग नहीं करते हैं। और आज तुम ये देखो कि इंडियन आइडल, अभिजीत सावंत शायद नाम था उसका, फर्स्ट इंडियन आइडल था, आज उसका कहीं पता नहीं है। अच्छा गाने वाला लड़का, हो सकता है कहीं शोज वगैरह करता हो या सेकंड बैकअप के रूप में प्लेबैक करता हो। तो अब अच्छे अच्छे जितने टैलेंटेड बच्चे हैं उनको पहले एक सही गुरु के पास उनको भेजना चाहिए, और गुरु से और पुख्ता तालीम दिला के फिर उनको प्लेबैक करवाना चाहिए। तो इस तरीके से अगर इसका कुछ किया जाए तब तो उन बच्चों का टैलेंट जीवित रहेगा। अन्यथा थोड़ा सा नाम हो जाने से ये जरूर है कि शादी में, ब्याह में, इधर उधर पार्टियों में वो गाते फिरते हैं, कई लोग मिलते हैं, कई बच्चे मिलते हैं कि सर मैं वो इंडियन आइडल में रनर अप रहा तो फर्स्ट आया। तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनका जो सही जगह है वो प्लेबैक सिंगिंग है, और उसमें वो अगर नाम कमा लेते हैं और अपने आप को इस्टेब्लिश करने के बाद फिर जाके कहीं शादी ब्याह में गाते हैं तो वो एक उचित बात भी है। जैसे आज के सारे प्लेबैक सिंगर लोग गाते ही हैं, शादी ब्याहों में कारपोरेट के लिए गाते ही हैं। तो एक स्थान बनाने के बाद में आप चाहे जहां भी यात्रा करिए, आप फ्री हैं। बिल्कुल बिल्कुल, that's a very interesting way of looking at it, and I hope that आपकी ये बात सुन के कई कंटेस्टेंट्स भी इस बात को समझें कि सही करियर ग्रोथ वही है उनके लिए जिसमें सचमुच में वो प्रोग्रेस कर पाए,
सिर्फ कुछ सालों का एक क्षणिक फेम के पीछे ना भागे वो। Shraddha ji is almost here. I'll quickly put up the last question, Shraddha ji, and then I'll hand it over to you. मैं ये अभी आपने अंताक्षरी के बारे में मेंशन किया था और कई कलाकारों के बारे में भी मैं ये सवाल बिना पूछे नहीं जाने दूंगी आपको। आप लोगों ने उस समय इंटरनेशनल ट्रैवल्स और नेशनल शोज करने शुरू किए थे जब हार्डली कुछ कलाकार बाहर जाया करते थे, एंड उस समय का एक बड़ा इंटरेस्टिंग चलन ये था कि कई कलाकार एक साथ ट्रैवल करते थे और उसमें बड़ी मजेदार घटनाएं और किस्से हुआ करती हैं, और कुछ मैंने आपसे वैसे इनफॉर्मली सुने हैं। तो मैं चाहूंगी कि हमारे ऑडियंस के साथ कोई एक मजेदार किस्सा अगर आप शेयर करें तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग के जीवन में एक तो क्या है कि हमें लाफ्टर बहुत पसंद है, हमें हंसना बहुत पसंद है, और चूंकि मैं ओशो भक्त हूं तो उनका एक जो स्टेटमेंट है वो हमेशा मैं दोहराता हूं कि लाफ्टर इज द ओनली रिलीजन ऑन द अर्थ। लाफ्टर इज द ओनली रिलीजन ऑन द अर्थ बिकॉज व्हेन यू लाफ यू लिव इन प्रेजेंट। ये बड़ी गहरी सी बात है कि जब हम खुल के हंसते हैं तो द मोमेंट वी लाफ दैट इज द प्रेजेंट मोमेंट इन आवर लाइफ। तो वो मोमेंट एंजॉय करने के लिए हम लोग बड़े सारे जोक्स कहते हैं आपस में, जब कलाकार लोग और भी मिलते हैं। अब जोक्स का सिलसिला ऐसा होता है कि जैसे हमने एक सुनाया, एक शाहिद भाई ने सुनाया, एक सफात भाई ने सुनाया, तो उसका रेफरेंस मिलता जाता है, तो रात रात भर हम लोग जोक्स कहते रहे। एक किस्सा मैं बताना चाहूँगा। उस्ताद लतीफ़ अहमद खां साहब बहुत अच्छे तबला वादक हुए दिल्ली घराने के। वो ऑडिशन के बोर्ड में जा रहे थे ऑडिशन लेने, MAB ऑडिशन का, आकाशवाणी का, और वहाँ बाहर में आकाशवाणी के जस्ट गेट के बाहर एक पान की गुमटी थी। तो वहाँ हम लोग प्रोग्राम करके आके वहाँ खड़े थे और पान लगवा रहे थे, तब तक लतीफ़ भाई आ गए। तो अरे मियाँ कैसे हो, क्या हाल है, क्या सब मिले उले ने सब हुआ। बोले एक नया चीज आया है सुना देता हूँ। तो सुनाया उन्होंने, तो उसके ऊपर हमें याद आ गया तो हमने सुनाया, फिर उन्होंने सुनाया, फिर हमने सुनाया, फिर साजन भाई ने सुनाया। तो ऐसे करते करते 1.5-2 घंटा वहीं हो गया गेट पे खड़े होके, और लोग आके बोले कि चलिए ऑडिशन का टाइम हो गया। बोले अब नहीं जाऊंगा यार, अब मैं घर जा रहा हूँ इन दोनों भाई को लेके। साजन भाई के शादी में वो ये बहुत कमाल की बात, वो बॉम्बे जा रहे थे, सितारा देवी जी के साथ उनका प्रोग्राम था। तो सामान वामान गाड़ी पे लदा हुआ था, मतलब गाड़ी में ऊपर सामान उनका था, तबले का बैग वैग सब था। वहाँ भारतीय कला केंद्र जो जहाँ महाराज जी रहते थे पहले, वहीं से शादी हुई थी। तो वो पूरा सामान वामान लिए दिए आए और बोले कि भैया मैं रह नहीं पा रहा हूँ, मेरा आज शाम को प्रोग्राम है, लेकिन 2 चीज ले आया हूँ आपको नजर करने के लिए। गिफ्ट दे रहे थे, 2 जोक्स बढ़िया सुनाए, खूब जोरदार हम लोग हंसे, अब फिर बोले आके फिर मैं मिलता हूँ। तो ये सब पल जो हैं जीवन में, बहुत अच्छे अच्छे पल हम लोगों ने गुजारे। और जो जितने भी कलाकार बंधु जो हंसने वाले हैं, जो अच्छे कलाकार हैं, वही हंस सकते हैं, और जो बेचारे थोड़े से इनसिक्योर्ड लोग होते हैं वो हंस नहीं पाते हैं। तो ये भी भगवान की बड़ी देन है कि लोग खुल के हंस लें। तो बस यही है जीवन का आनंद। बहुत ही खूबसूरत बात है, और अब आपसे ध्यान रखेंगे कि जब मौका मिले तो थोड़ा और हंसी ठिठोली कर लें, लाइफ में थोड़ा सा लाइटनेस जरूर रखें। एंड Shraddha ji is here and I would like to thank you so much for being here. I'm getting a chat message over here, Shraddha ji, which is requesting me that Dr. Mandakini Lahiri she is here. मैं समझ सकती हूँ कि हम इस सत्र को बिल्कुल भी खत्म नहीं करना चाहते, इतना ही रोचक है। लेकिन with immense joy I would like to tell Guruji that
And Shakti, I'm so sorry. Excuse me, I'm so sorry. I am getting a message from Prabha Ketan Foundation personal chat. Dr. Mandakini Lahiri ji has a question. I know. No. I want to say that Mandakini Lahiri ji is with us. She's in Udaipur, and most importantly, she's a disciple of Guruji. And I would request her to please dedicate a few lines in her beautiful, blessed voice today. गुरुजी प्रणाम। हाँ, खुश रहो। आप दोनों को देखकर और आपकी बातें सुनकर गुरुजी आप हमको तो उस समय में लेके चले जाते हैं। सो वी आर ऑलवेज ब्लेस्ड। आपका आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर है गुरुजी। May God bless you, my dear. गुरुजी आपके चरणों में आपका ही सिखाया हुआ गुरुजी गाना साधो ऐसा ही गुरु भावे। हाँ, एक दो लाइन जी गुरुजी। हाँ, 2 लाइन सुना दो जल्दी से। साधो ऐसा ही गुरु भावे, साधु जो राग रंग का भर भर प्याला, जो राग रंग का भर भर प्याला पिए और पिलावे, साधु ऐसा ही गुरु भावे। प्रणाम गुरु। खुश रहो, खुश रहो। Thank you so much, Mandakini ji. Thank you. थैंक यू श्रद्धा जी। आज की चर्चा का अंत जैसे एक सुरमई सुनहरी शाम ढली हो। संगीत हमारे अस्तित्व की आध्यात्मिक अभिव्यक्ति है। भारतीय परंपरा की अप्रतिम संगीत धारा के ऋषितुल्य पंडित राजन जी मिश्रा एवं पंडित साजन जी मिश्रा के प्रभाव में जैसे संगीत की परिभाषा को और सक्षम बना दिया है। आज के ज्ञानवर्धन के लिए तो क्या कहें, अतुल्य। आपकी बात जीवन भर की सीख बन गई है। मैं विनम्रता से आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं कि आपने आज चर्चा के लिए समय निकाला। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आपके प्रोत्साहन के लिए आभार प्रकट करती हूँ। श्रृंजनी जी को बहुत धन्यवाद। आपने आपके अनुभव से आज की शाम को और भी सुंदर बना दिया। एक मुलाकात की टीम और प्रभा खेतान फाउंडेशन के सहयोग के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं। Thank you all once again. Have a great evening. Thank you. थैंक यू। थैंक यू। Thank you. Thank you.